केशव नगर गांव में एक बहुत बड़ी बढ़ई की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था लाला। लाला बहुत ही चालाक और लालची बढ़ई था। लाला तो लालची था ही, लेकिन उसकी बीवी सरोजनी भी लालच में उससे कम नहीं थी। फिर एक दिन, अरे लाला, तुम तो आज काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त लग रहे हो। लगता है तुम्हारी दुकान में काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, हैं? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, मैं तो बस आपकी ही जी हजूरी में लगा रहता हूँ। बताइए क्या काम था, और वैसे आपने आज इस छोटी सी दुकान में आने की तकलीफ क्यों की? मुझे ही बुलवा लिया होता, मैं ही आपके घर आ जाता। अरे लाला, तुम भी कैसी बातें करते हो। तुम्हारी ये दुकान आसपास के सभी बधाई से बड़ी है, और वैसे भी मुझे नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी को तुमसे काम था, तो सोचा कि तुम्हारी दुकान में आया जाए। हाँ हाँ मुखिया जी, ये तो आपने वैसे बहुत अच्छा किया। वैसे भाभी जी, आपको मुझसे क्या काम है? अरे लाला भाई साहब, मुझे अब की बार एक बहुत भारी और सबसे अच्छा सोफा बनवाना है। वो क्या कहते हैं, यू यू अच्छा, यूनिक। हाँ हाँ सही पकड़े, यूनिक। अरे भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सबसे यूनिक सोफा बनाकर दूंगा। लेकिन हाँ, सोफे में ज्यादा ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करना। सोफा बिल्कुल मेरी ही तरह भारी होना चाहिए। अरे जी जी जरूर भाभी जी, जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही एकदम भारी और यूनिक सोफा आपको बना कर दूंगा। जितना सोफा भारी होगा उतना मुनाफा मेरा भी तो होगा। रात को जब लाला अपने घर जाता है तो उसकी बीवी सरोजनी उससे बोलती है, अरे ये जी, आप आ गए। पहले आप मुझे ये बताइए। हाँ हाँ पूछो, अब तुम्हें क्या पूछना है मुझसे? अरे आज मुखिया जी और भाभी जी आपकी दुकान में क्या करने आए थे? अब उन्हें कुछ काम होगा तभी वो मेरे पास आए, घूमने तो आएंगे नहीं। मेरा मतलब, वो आपकी दुकान में क्या करने आए थे? अरे बड़ा सा सोफा बनवाने के लिए आए थे। वो भाभी जी को एक बहुत भारी सोफा बनवाना है, बस इसीलिए वो दोनों दुकान में ऑर्डर देने आई थी। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? कहीं तुमने दुकान में कैमरा तो नहीं लगवा रखा? अजी नहीं नहीं, वो तो मैं बाजार गई थी सब्जियां लेने, तो बस मैंने उन दोनों को आपकी दुकान में देखा। तो क्या अब तुम मेरी दुकान में ताका झाकी करने भी शुरू कर दोगी? अजी आप भी ना, देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, बताइए कि भाभी जी ने कैसा सोफा बनाने का ऑर्डर दिया है आपको? हाँ, वो भाभी जी ने बोला है कि उनको एकदम भारी सोफा चाहिए, वो भी सबसे यूनिक। क्या बड़ा सा सोफा, वो भी यूनिक? अजी मैं क्या कहती हूँ, आप भी अपने घर के लिए एक यूनिक सोफा बना दीजिए। तुम्हें पता भी है वो सोफा कितना महंगा बनता है और उसमें कितनी लकड़ी लगेगी? तुम्हें ये सब थोड़ी पता है। वो तो मुखिया पैसे वाला है, और भाभी को देखा है तुमने, एकदम गुलाब का फूल दिखती है। क्या कहा तुमने? अगर वो भाभी गुलाब का फूल है तो मैं क्या हूँ फिर? अरे अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी बातों को सच समझ बैठी। सच बोल रहे हो ना कि तुम मजाक कर रहे हो? अरे हाँ हाँ मेरी भाग्यवान, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। हे भगवान, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो ये भाग्यवान आज मुझे टपका ही देती। अब तुम क्या सोच रहे हो? अरे कुछ ही नहीं भाग्यवान, मैं तो ये सोच रहा था कि भाभी जी के सोफे का कैसा डिजाइन बनाऊं। भाभी के सोफे के साथ साथ मेरे सोफे के डिजाइन भी सोच लेना। अरे भाग्यवान, लकड़ी का सोफा बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ी की जरूरत होती है। ओहो, तुम भी ना एकदम भोले हो। तुम भाभी जी के सोफे को लकड़ी मिलावट करके बना देना, बाकी जो आधी लकड़ी बचेगी वो अपने सोफे में लगा देना। मैं कौन सा तुमसे कह रही हूँ कि तुम अलग से पैसे लगाओ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं भाभी के सोफे में आधी लकड़ी मिलावट कर दूंगा। वैसे भाग्यवान, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, बहुत होशियार हो तुम तो।
वो तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन मैं ना कभी इस बात पर घमंड नहीं किया। अरे जी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? एक तो रात भर बुखार की वजह से सोई नहीं, एक बार आईने में जाकर अपने आप को देखो, बुखार की वजह से कैसे मुंह पूरा फीका हो गया है। अरे धीरे बोलो, अगर माधुरी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो मुझे इस हालत में खेतों पर काम करने नहीं जाने देगी। जी अभी माधुरी घर पर नहीं है, वो 3-4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहन के घर रहने गई है। और आप अभी घर में वापस आ रहे हो, या मैं अभी माधुरी को दीदी के घर से बुलाऊं? अरे सपना, तुम समझती क्यों नहीं हो? वैसे ही बुखार की वजह से मैं पिछले 1 महीने से घर में पड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हो। और अब तो उस माधुरी की शादी को भी 1 महीना ही बचा है। हाँ सपना, यही तो सारी दिक्कत है कि जो पैसे हमने माधुरी की शादी के लिए जमा किए थे, वो सब पैसे तो मेरी बीमारी में खर्च हो गए। अब तो ये भी नहीं पता कि हम माधुरी की शादी कैसे करेंगे। अब तो कहीं पैसे आने के आसार भी नहीं है। अरे जी, भगवान ने जब हमें गरीब को लड़की दी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यही जिंदगी है सपना, यही जिंदगी है। तुम कभी एक बाप की जिम्मेदारी को नहीं समझ पाओगी। जिस बाप की जवान बेटी घर में हो और उसकी शादी का पैसा जुटाना हो, वो भला कैसे काम कर सकती है? लेकिन ए जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा चलने फिरने से मना किया हुआ है। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जब तक अपनी बेटी की शादी नहीं कर देता तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर घनश्याम सपनों की बातों को अनसुना करके खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। अरे भाई घनश्याम, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे 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 संबंधी जी, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? अरे वो तो मैं बस यूं ही जा रहा था, तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछता चलूं। जी संबंधी जी, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। वो मैं क्या कह रहा था कि घनश्याम, हमारे बच्चों की शादी 10 लाख रुपए में तय हुई थी। अब तो बस 1 महीना ही बचा है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे 2 लाख रुपए ही दिए हैं। वो संबंधी जी, 5 लाख रुपए के आसपास मैंने पैसे जोड़ रखे थे, और फिर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो सारे पैसे मेरी बीमारी में लग गए। आप मुझे बस 1 साल का समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देख भाई घनश्याम, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ, और उसके लिए मुझे और भी रिश्ते मिल जाएंगे। 1 साल तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं रोक सकता हूँ। अगर शादी तक तूने मुझे सारे पैसे नहीं दिए तो समझ कि यह शादी कैंसिल। अरे संबंधी साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अबे कौन संबंधी? कैसा संबंधी? अरे अरे संबंधी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चों की शादी जितने रुपए में तय हुई है, मैं शादी तक वो सारे पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है भाई घनश्याम, देख ले, अगर तूने पूरे 10 लाख की शादी नहीं की तो मैं बारात वापस भी लेकर जा सकता हूँ। हाँ। इतना कहकर गोपाल दास वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी की शादी के लिए कहां से रुपयों का जुगाड़ करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी की शादी की चिंता की वजह से घनश्याम बहुत परेशान हो जाता है। अरे जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं? अरे भाग्यवान, मैं तो ठीक हूँ। शायद जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसे सुनकर तुम भी मेरी ही तरह परेशान हो जाओ। अजी क्या बात है, जल्दी बताइए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सब ठीक तो है ना?
भाग्यवान, आज जब मैं खेती कर रहा था तो मेरे पास संबंधी जी आए थे। तो ऐसा क्या कह दिया समधी जी ने जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? फिर घनश्याम ने खेतों वाली सारी बात सपना को बताई। अजी आप क्या कह रहे हैं? समधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची? क्या अगर हमने उनको वचन के हिसाब से शादी तक 10 लाख नहीं दिए तो वो बारात वापस ले जाएंगे? हाँ भाग्यवान, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अगर हमने तय की हुई रकम उनको नहीं दी तो वही शादी तोड़ देंगे। ए जी आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी बेटी की शादी टूटने मत दीजिएगा, नहीं तो गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भाग्यवान, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता है मुझे भी बताइए। अब हमारी बेटी की शादी के लिए हमें अपने खेत को बेचना ही होगा, तभी हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। जी ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हमने अपना खेत बेच दिया तो हमारे आगे की जिंदगी का गुजर बसर कैसे होगा? देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? हमारी इकलौती बेटी है और अगर उसकी भी शादी टूट गई तो हम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कह तो आप सही रहे हैं। ठीक है जी, आप कल ही जाकर सेठ के पास अपने खेत को बेच आइएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही जाकर सेठ को अपना खेत बेच दूंगा। ठीक है जी, चलिए अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। सपना, मैं सेठ के यहाँ जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है जी, आप आराम से जाइएगा। घनश्याम अपने खेत को बेचने के लिए खेत के कागज लेकर सेठ के घर चला जाता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, क्या आप घर पर हैं? अरे घनश्याम, क्या हुआ? आज तुम यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे भाई, आज ऐसा क्या हो गया जो तुमको मुझसे जरूरी काम है? सेठ जी, ये लीजिए, ये मेरे खेत के कागजात हैं। आप कृपया करके मुझसे मेरे खेत खरीद लीजिए। अरे घनश्याम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम अपने खेत क्यों बेचना चाह रहे हो? तुम तो अपने खेत को कभी बेचना नहीं चाहते थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना खेत बेचना पड़ रहा है? सेठ जी, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है और उसकी शादी के लिए मुझे रुपयों की जरूरत है, बस इसीलिए मैं अपना वो खेत बेचना चाहता हूँ। लेकिन घनश्याम, अगर तुमने अपना खेत बेच दिया तो तुम और तुम्हारी बीवी आखिर अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे? सेठ जी, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे पहले अपनी बेटी की शादी करनी है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। फिर सेठ अपने कमरे से रुपए लेकर आता है और घनश्याम को दे देता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अरे घनश्याम, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने अपनी ये उपजाऊ जमीन मुझे दी, मैं तो तुमसे कब से जमीन मांग रहा था, लेकिन तुमने हर बार मुझे वो जमीन देने से इनकार कर दिया। सेठ जी, जब बात बच्चों पर आती है तो माँ बाप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आज बस मैंने वही किया है। ऐसा कहकर घनश्याम सेठ से रुपए लेकर अपने घर चला जाता है। ए जी, आप आ गए, बताइए सेठ ने आखिर हमारे खेतों के कितने रुपए दिए हैं? भाग्यवान, सेठ ने तो हमारे खेत की कीमत सही दी है, लेकिन ये सब करके भी हमारे पास 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा आप ऐसा कीजिए, घर में जो सोफे पड़े हैं वो सोफे बेचकर माधुरी की शादी के लिए नए सोफे बनवा लीजिए। लेकिन भाग्यवान, ये सोफा तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है।
देखिए जी, आप बस सोफे लेकर जाइए और इन्हें बेच दीजिए। अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना है। घनश्याम सपना के दिए हुए सोफे लेकर लाला बढ़ई के पास चला जाता है। अरे भाई घनश्याम, तुम आज मेरी दुकान पर क्या करने आए हो? अरे भाई लाला, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, तो बस उसके लिए तुम्हारे यहाँ से सोफा बनवाने आया हूँ। लेकिन तुम्हें पता भी है कि लकड़ी का भाव आसमान छू रहा है। हाँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये तो बस हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो उसे उतना दे सके जिससे उसके ससुराल वाले उसे दुखी ना करें। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बनवाना है, और तुम्हारे पास रुपए तो है ना? क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे उधार में सामान लेने नहीं आया हूँ। ये देखो, मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरे घर के सोफे हैं। क्या तुम इनको लेकर मुझे कोई अच्छा सा सोफा बनाकर दे सकते हो? चलो ठीक है, मैं ये सोफा लेकर तुम्हारी बेटी के लिए सोफा बनाकर दे दूंगा। लाला को सोफे देकर घनश्याम वहां से चला जाता है। वैसे ये सोफा बहुत पुराने हैं और ये तो शुद्ध लकड़ी से बने सोफे हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। अरे हाँ, भाग्यवान है ना, घर जाकर उससे पूछता हूँ, मुझे ज्यादा मुनाफा हो, उसका कुछ ना कुछ उपाय वो जरूर बताएगी। अब तुम क्या सोच रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस सोफे में ज्यादा मुनाफा कैसे करूं। अरे इसमें सोचना क्या है, आप वैसा ही कीजिए जैसा आप हर किसी के साथ करते हैं। अरे भाग्यवान, वो तो मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अगर इस सोफे से मैंने घनश्याम को सोफा बना के दिया तो उससे मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे आप एक काम कीजिए, आप घनश्याम को प्लास्टिक का सोफा बनाकर उसके ऊपर अच्छा सा कवर चढ़ाकर दे दीजिए। इसका मतलब सारी लकड़ी हमारी हो जाएगी? ये सही कहा भाग्यवान आपने। अब तुम भी मेरी बात सुन लो जी, ये लकड़ी बच जाएगी, इससे घर के लिए लकड़ी का टेबल बना ले, और वो भी जो आपने सोफे बनाए थे उसके मैचिंग के। अरे तुम तो यार एकदम सही कह रही हो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप में इतना दिमाग नहीं है मेरे बोले पति। ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है। फिर एक दिन, अरे भाई लाला, मेरा काम हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, बन गया बन गया, तेरी बेटी के लिए सोफा बना दिया है, ये लो। लाला घनश्याम को लकड़ी के सोफे की बजाय प्लास्टिक का सोफा दे देता है, और इस बात से अनजान घनश्याम सोफा लेकर वहां से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मुझे बहुत फायदा हो गया। मैंने इसको कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। घनश्याम उस प्लास्टिक के सोफे को लकड़ी का समझकर अपनी बेटी की शादी कर देता है। समधी जी, वादे के मुताबिक मैंने अपनी बेटी की शादी पूरे 10 लाख रुपए में कर दी है। बस आपसे यही विनती है कि आप मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे भाई घनश्याम, तुम अब क्यों चिंता करते हो? अब हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। देखना, कुछ दिन बाद ही तुम्हारी बेटी तुम लोगों को भूल जाएगी। फिर घनश्याम ने अपनी बेटी माधुरी को अच्छे से विदा कर दिया। कुछ दिन तो माधुरी को उसके ससुराल वालों ने अच्छे से रखा, लेकिन दिक्कत तब आई जब उसकी सास मन्नू ने माधुरी के सोफे को देखा। हाय, ये कैसा सोफा है, ये तो पूरा टूट गया। ये देखिए जी, इसके बाप ने तो हमें ठग लिया। अच्छा, तभी तो सोचो इसके बाप के पास इतने सारे पैसे एकदम से कैसे आ गए। इसके बाप ने हमें चूना लगाया। नहीं नहीं ससुर जी, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो ये सोफा लाला जी के यहाँ से बनवाया है। मेरे पापा आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने तो अपना खेत बेचकर ये शादी की है। अरे पिताजी, मुझे नहीं लगता कि माधुरी के पिताजी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो तो इतने सीधे हैं, वो आपके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। चुप कर जोरू के गुलाम, जब से तेरी शादी हुई है तब से देख रही हूँ तू बड़ी इसकी और इसके घर वालों की हिकायत करता है।
माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो जो सही लगा मैंने वही कहा। देख रहे हो इसे कैसे मुझसे जबान लड़ा रहा है। लेकिन माँ मैंने तो। चुप हो जा, नहीं तो लगाऊंगा एक कान के नीचे। इस धोखेबाज बेटे के साथ रहकर तमीज भूल गया है क्या कि अपने माँ बाप से कैसे बातें करते हैं? पापा आप ये क्या कह रहे हैं? जाता है यहाँ से या बताओ मैं तुझे अभी। गोपाल दास की बात सुनकर विवेक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अजी आप विवेक को छोड़िए और बताइए अब इसका क्या करना है। इस धोखेबाज की बेटी को मैं अपने घर में ना रख सकती। करना क्या है? निकाल दे इसे इस घर से। जब अपने बाप के पास वापस जाएगी तभी इसके बाप को अपने धोखे का एहसास होगा। लेकिन ससुर जी, मैं अपने माँ पापा के पास वापस नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया है। मैं अब दोबारा उनके पास वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ तो मत जाना अपने बाप के घर, लेकिन तू यहाँ भी नहीं रह सकती। लेकिन सासू माँ, मैं कहाँ जाऊंगी फिर? अरे तू कहीं भी जा, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर माधुरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर माँ पापा के पास गई तो वो परेशान हो जाएंगे। वैसे भी उन दोनों ने मुझे खुश करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। अब मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। माधुरी ये सब बोलते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पापा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाए। हे भगवान, मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया? माधुरी रोते हुए वो सब बोल रही थी कि तभी उस पेड़ के ऊपर एक जिन्न बैठा था और वो सब सुन लेता है। अरे ये लड़की कौन है और ये इतनी जोर से क्यों रो रही है? माधुरी को ऐसा रोते देख जिन्न से रहा नहीं जाता। वो माधुरी के सामने आ जाता है। बेटी, तुम कौन हो और ऐसे क्यों रो रही हो? अब आप कौन हैं? बेटी, मैं एक जिन हूँ और मैं इसी पेड़ के ऊपर रहता हूँ। तुम कौन हो और आखिर तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा नाम माधुरी है। मैं रोते रोते इस जंगल में आ गई। थक गई थी तो पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन आप मुझे मारिए नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम रो क्यों रही हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? फिर माधुरी ने जिन्न को अपनी ससुराल की सारी बात बताई। तो ये सब उस लाला बदाई की वजह से हुआ है। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम बस देखती जाओ कि आखिर मैं उसे मजा कैसे चखाता हूँ। इतना कहते ही जिन्न एक बाबा का भेष बदल लेता है। अरे आप तो एकदम बदल गए। बेटी, अब तो देख उस लाला का क्या हाल होता है। जिन्न अपना भेष बदलकर अपने हाथ में एक पोटली लेकर माधुरी के साथ लाला बढ़ई के दुकान में चला जाता है। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और ऐसे मेरी दुकान में घुसे कैसे चले आ रहे हो? अरे बेटा, मैं तो यहाँ पर तुमसे अपनी पोती के लिए जेवर बनवाने आया हूँ। इसकी अभी अभी शादी हुई है। इसकी दादी ने ये 50 सोने के सिक्के इसके लिए रखे थे, तो सोचा कि इसके लिए सोफा बनवा दूं। वैसे मैंने सुना है कि आसपास के सभी गांवों के बढ़ाई के पास भी तुम्हारे जैसे सोफे नहीं मिलते, इसीलिए मैं सोने के सिक्के लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। जिन्न वो सोने के सिक्के उस लाला को दे देता है। सिक्कों को देखकर लाला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इन सोने के सिक्के से इस बेटी की बहुत अच्छे और बहुत सारे सोफे बना दूंगा, लेकिन आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। अरे बेटा, बस समय ही तो नहीं है हमारे पास। इसे अभी अपने ससुराल जाना है।
कोई बात नहीं बाबा, हम किसी और बढ़ई से इन सिक्कों के बदले सोफे खरीद लेंगे। अरे तो बेटी, सोफे तो उसकी दुकान में भी है, हम इसी से ये सिक्के देकर सोफे खरीद लेते हैं। लेकिन बूढ़े बाबा, मेरी दुकान में अभी इतने सोफे नहीं हैं कि मैं आपको इन सिक्कों के बदले सारे सोफे दे सकूं। बेटे, तेरे पास अभी जितने भी सोफे हैं वो तो मुझे दे दे। अरे वाह, लगता है आज तो बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। मुझे लगता है आज ही मैं इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गया? अरे नहीं नहीं बाबा, आप बस रुकिए, मैं अभी अपनी दुकान के सारे सोफे दे देता हूँ। लाला जल्दी जल्दी से दुकान के सारे सोफे दे देता है। तभी उसकी बीवी वहाँ पर आ जाती है। अरे जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये दुकान के सारे सोफे क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाग्यवान, चुप रहो तुम। लाला सारे सोफे निकाल कर दे देता है। ये लीजिए बूढ़े बाबा, मैंने आपको अपनी दुकान के सारे सोफे दे दिए। ये सब सोफे ले जाइए और ये सारे सोने के सिक्के मेरे पास छोड़ जाइए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। चलो बेटी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भी तो छोड़ कर आना है। तभी वो दोनों सारे सोफे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे इतनी खुशी भाग्यवान मुझे आज तक नहीं हुई। मेरा तो मन कर रहा है कि नाचने लगूं। अरे भाग्यवान, अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। अरे आज तो खुशी मनाने का दिन है। हाँ भाग्यवान, ये सभी सोने के सिक्के राजघराने के सिक्के हैं। क्या सच में राजघराने के सिक्के हैं? जरा मुझे भी दिखाओ। ये लो, देखो, तुम भी देखो भाग्यवान। जैसे ही वो पोटली खोलकर देखती है, उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर होते हैं। अरे जी, ये सोने के सिक्के नहीं बल्कि ये तो पत्थर है। क्या? पत्थर? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ये देखो। अरे ये क्या हो गया? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वैसे भी वो दोनों ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। लाला जल्दी से भागकर उन दोनों के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। ए बुढ़े, तूने मुझसे अच्छी लकड़ी के सोफे के लिए मुझे तूने पत्थर दिए। तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, चोर कहीं के। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। लाला की बात सुनकर जिन्न और सपना जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसा तुमने किया, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। जब तुम लकड़ी का सोफा देकर प्लास्टिक का सोफा बनाकर दे सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें नकली पत्थर के सिक्के देकर लकड़ी के सोफे नहीं ले सकती? ए बुढ़े, जल्दी से मेरे सारे सोफे वापस कर। लाला की ये बात सुनकर वो जिन्न अपने असली रूप में आ जाता है और गुस्से में लाला को रस्सी से बांध देता है। ये सब देखकर लाला डर जाता है। मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं हूँ और ना ही कोई चोर हूँ। मैं तो एक जिन हूँ जो तुम्हें तुम्हारी की हुई हरकत को ही सजा देने आया हूँ। मुझे माफ कर दो जिन जी, मुझे माफ कर दो। तेरी वजह से इस लड़की के ससुराल वाले ने इसे घर से निकाल दी। इसके पिता ने तुमको लकड़ी का सोफा दिया था इसकी शादी के लिए, सोफा बनाने के लिए, लेकिन तुमने इसके पिता के साथ धोखा किया और इसके लकड़ी के सोफे के बजाय प्लास्टिक का सोफा बना के दे दिया। जिन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा धोखा नहीं करूंगा। और आप ये सारे सोफे भी रख लीजिए, लेकिन जिन जी मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुमने माफी मांगनी ही है तो माधुरी से मांगो। अगर माधुरी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। माधुरी बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अभी तेरे ससुराल चलकर सबको सच सच बताता हूँ। और फिर लाला ने जैसा कहा वैसा किया। लाला ने माधुरी के ससुराल जाकर सब सच बता दिया और माधुरी के ससुराल वालों से भी माफी मांग ली। माधुरी बेटी, मुझे माफ कर दो। हम लोगों ने लालच में आकर तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम्हारे माता पिता को बहुत उल्टा सीधा कहा। हाँ माधुरी बेटी,
मुझे माफ कर दो। माधुरी अपने सास ससुर को माफ कर देती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी में रहने लगती है।